चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 की का जो प्रिंसिपल है उसमें एक डॉक्ट्रिन दी हुई है, और ये डॉक्ट्रिन क्या कह रही है? ये डॉक्ट्रिन कह रही है कि रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर, रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या होता है कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो चीज है वो खुद के लिए बोलती है। ठीक है, मतलब कि जो एक्ट हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, या जो टॉर्ट, मतलब कुछ भी, अगर किसी भी तरीके की कोई घटना घटी है तो उसमें किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो चीज है वो खुद ही बता रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सपोज करिए कि अगर नेग्लिजेंस का केस है तो उसमें अगर मान लीजिए कि देयर इज अ शॉपकीपर, ठीक है, अब शॉपकीपर के शॉप के बाहर, ठीक, पानी पड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर कोई इंसान स्लिप हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। ठीक, अब उसकी खुद की क्या है, उसकी खुद की ये ड्यूटी है कि वो उस पानी को हटाए। ठीक, लेकिन वो फिर भी उसके बाद भी पानी को नहीं हटाता है। ठीक, और उसे पता है कि वहां पे एक पाइप टूटा हुआ है, उससे पानी निकल रहा है, वो पानी वहां पे जमा होता है, जिससे लोग डेली कोई ना कोई स्लिप होता है। ठीक है, तो वो जो टूटा हुआ पाइप है ना, स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, क्योंकि उस टूटे हुए पानी से वहां पे जो पानी जमा हो रहा है वो खुद ही ये बता रहा है कि हाँ, ही इज नेग्लिजेंट। लोगों के बार बार गिरने के बाद भी इसने क्या किया है, इसने उस नेग्लिजेंस के लिए कुछ भी नहीं किया, उसने ड्यू केयर नहीं लिया। तो वो चीज, मतलब वो चीज खुद ही अपने आप को साबित कर रही है, उसमें किसी के भी ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, उसमें किसी के ऊपर भी ये दबाव नहीं है कि आप प्रूफ करिए कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था। ठीक है, जैसे कि हम जो एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई सर्जन किसी बच्चे के पेट में रुमाल छोड़ देता है, या किसी भी पेशेंट के पेट में कोई तरीके का कपड़ा या सीजर या कॉटन या कुछ भी छोड़ देता है, तो वो क्या होता है, वो चीज अपने आप ही, क्योंकि देखिए उसमें अगर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो नेग्लिजेंट नहीं था, ठीक, मैं नेग्लिजेंट नहीं था, लेकिन वो जो कपड़ा उसके पेट में घूम रहा है वो खुद ही ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जी हाँ, ये आदमी नेग्लिजेंट था। समझ रहे हैं बात को? चलिए फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। तो फैक्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि सीमा गॉट हरसेल्फ ऑपरेटेड फॉर द रिमूवल ऑफ हर यूटेरस इन द डिफेंडेंट्स हॉस्पिटल। सीमा ने क्या किया, सीमा ने अपने यूटेरस के रिमूवल का एक ऑपरेशन कराया, किसके हॉस्पिटल में, डिफेंडेंट के हॉस्पिटल में। ठीक है, एज देयर वाज डायग्नोज्ड टू बी अ सिस्ट इन वन ऑफ हर ओवरीज। ठीक है, क्योंकि उसकी वन ऑफ द ओवरीज में, उसकी एक ओवरी में क्या डायग्नोज हुआ था, एक सिस्ट डायग्नोज हुआ था। ठीक है, एक सिस्ट डायग्नोज हुआ था। ठीक, अब क्या होता है, ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्जन, सर्जन की नेग्लिजेंस के कारण, सर्जन कौन था, जिसने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जिस सर्जन ने ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसकी नेग्लिजेंस के कारण क्या हुआ, एक एब्डोमिनल पैक उसकी एब्डोमेन में छूट गया। ठीक, वन एब्डोमिनल पैक वॉज लेफ्ट इन हर एब्डोमेन। ठीक, चलिए, तो सीमा ने क्या कराया, सीमा ने एक यूटेरस को रिमूव करने के लिए अपनी सर्जरी कराई डिफेंडेंट के हॉस्पिटल में, और जो, क्योंकि उसकी एक ओवरी में क्या था, सिस्ट था, और जिस ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने किया, उस डॉक्टर ने क्या किया, एक एब्डोमिनल पैक कहाँ छोड़ दिया, उसके एब्डोमेन में छोड़ दिया। ठीक है, और वो जो एब्डोमिनल पैक उसने छोड़ा था वो किस चीज से रिमूव किया गया, वो एक दूसरी सर्जरी से रिमूव किया गया। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर है आपको? ठीक, और हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, रेस इप्सा लोक्यूटर, मतलब कि जो थिंग है वो अपने लिए बोलती है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो खुद के लिए बोलते हैं, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और हमारे फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, हमारे फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, एब्डोमिनल पैक उसके एब्डोमेन में छोड़ दिया, सर्जरी कराने गई थी यूटेरस को रिमूव करने के लिए, और जो एब्डोमिनल पैक छूटा था वो क्या, वो एक और सर्जरी करके निकालना पड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सर्जन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट इज मियरली अ ह्यूमन एरर, कि भाई सर्जन को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। और क्यों नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर है।
ठीक है, ये एक मनुष्य की गलती है और एक मनुष्य की गलती के लिए आप सर्जन को नहीं ठहरा सकते हैं गलत। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों की क्या होता है, पुतला होता है, इंसान एक कठपुतली होती है और उससे गलतियां होती रहती हैं। और कभी भी आप किसी सर्जन को उसके द्वारा की गई गलती के लिए गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि वो एक ह्यूमन एरर है और डॉक्टर और सर्जन भी एक इंसान होते हैं। ये कह रहा है आपका ऑप्शन ए। ठीक, चलिए ऑप्शन बी, सर्जन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बट सीमा विल हैव टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट द सर्जन वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सर्जन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, लेकिन जो सीमा जी हैं उन्हें कोर्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा, उन्हें कोर्ट में ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि जो सर्जन भाई साहब थे वो क्या थे, वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट थे, वो बहुत ज्यादा लापरवाह थे अपने काम को करने में, इसलिए उनसे वो जो एब्डोमिनल पैक है वो उसके एब्डोमेन में छूट गया। ठीक, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, ये सीमा के ऊपर रहेगा। ये बोल रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा है कि सर्जन विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सीमा नीड नॉट टू प्रूव सर्जन्स नेग्लिजेंस बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल पैक इन हर एब्डोमेन इज सफिशिएंट प्रूफ देयर ऑफ। ऑप्शन 3 आपका बोल रहा है कि सर्जन जो है वो क्या होगा, वो होगा रिस्पॉन्सिबल और सीमा को उसकी नेग्लिजेंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और वो नेग्लिजेंस प्रूफ करने की जरूरत क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो सर्जन ने एब्डोमिनल पैक उसके एब्डोमेन में छोड़ा है वो ही चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर इस बात का सबूत दे रहा है, इस बात को प्रूफ कर रहा है कि भाई साहब जो सर्जन थे वो अपने काम में बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट थे। ठीक, गेटिंग इट? चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ द अबव, मतलब पहला, दूसरा और तीसरे में से कोई भी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल कह रहा है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि एक चीज जो है, एक घटना जो भी होती है वो खुद के लिए बोलती है, उसका मुंह होता है, वो बोल सकती है और वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता सकती है। ऐसे कुछ केसेस में होता है, हर केसेस में ये प्रिंसिपल नहीं लगता है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये हम जानते हैं कि हमारे को प्रिंसिपल को पढ़ना है। ठीक, हमें किस चीज को पढ़ना है, हमें प्रिंसिपल को पढ़ना है। ठीक है, और हमें उसे क्या करना है, हमें उसे अप्लाई करना है किस पे, फैक्ट्स पे। ठीक, तो हमें प्रिंसिपल को पढ़ना है, उसे अप्लाई करना है किस पे, फैक्ट्स पे, और हमें एक आंसर, एक कंक्लूजन उस चीज से निकालना है। तो जब हम हमारा प्रिंसिपल कि द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ अपने फैक्ट पे लगा रहे हैं, तो फैक्ट हमारा क्या कह रहा है कि उसने एक एब्डोमिनल पैक उसके एब्डोमेन में छोड़ दिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या होता है कि जब उसने उसके एब्डोमेन में वो एब्डोमिनल पैक छोड़ा और उसे दूसरी सर्जरी करके निकालना पड़ा, तो वो चीज ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि जो डॉक्टर था वो नेग्लिजेंट था। देखिए क्या होता है कि कोई भी इंसान डॉक्टर के पास कब जाता है, जब उसे एक भरोसा होता है कि हाँ भाई डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन ढंग से करेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो आपके पेट में कैंची, चाकू, है ना, ऐसी चीजें छोड़ देते हैं, एब्डोमिनल पैक छोड़ देते हैं, या कॉटन का बंडल छोड़ देते हैं, या किसी तरीके का कपड़ा छोड़ देते हैं, तो आप उस चीज से कोर्ट ये समझ सकता है कि दैट डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट। ठीक, आप किसी इंसान का पेट काट रहे हैं, आप किसी इंसान का पैर काट रहे हैं और आप उसके अंदर सामान छोड़ रहे हैं, तो आप नेग्लिजेंट हैं। उसमें उस चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डॉक्टर किसी का भी
ऑपरेशन करता है और उसके पेट के अंदर कोई सामान छोड़ देता है, तो उसे उस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो ये दिखाएंगी कि हाँ भाई उसके अंदर ये चीज छूटी थी जिसे दूसरे एक सर्जरी से निकाला गया, तो वही चीज दैट थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, तो उसमें आपको किसी और चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सर्जन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और सीमा को कोर्ट में ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो डॉक्टर सर्जरी करते टाइम नेग्लिजेंट था, क्योंकि जो दूसरी सर्जरी हुई है उस एब्डोमिनल पैक को निकालने के लिए वो खुद ही इस चीज को चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि जी हाँ ये डॉक्टर नेग्लिजेंट था। गेटिंग इट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, whoever takes away with him any minor person less than 16 years of age if a male, कोई भी इंसान अगर ठीक किसी भी मेल इंसान को जो कि 16 साल से कम का है, लेस देन 16 years of age if a male, और लेस देन 18 years of age if a female, ठीक है, तो लड़की है तो 18 years, ठीक है, if a female then 18 years, और अगर मेल है तो 16 years। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ पेरेंट्स ऑफ सच माइनर पर्सन, तो कोई भी इंसान किसी भी 18 साल से कम उम्र की लड़की को या 16 साल से कम उम्र के लड़के को उसके पेरेंट्स की कस्टडी के बाहर ले करके जाता है। ठीक, किस चीज के बिना? उसके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना। ठीक, तो 18 साल से कम की लड़की और 16 साल से कम का लड़के को अगर कोई भी इंसान उसके पेरेंट्स की कस्टडी, उसके गार्जियन की कस्टडी के बाहर उसे लेकर के जाता है, किस चीज के बिना? उसके पेरेंट और गार्जियन के क्या? कंसेंट के बिना। देखिए यहाँ पे गार्जियन नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट फॉर द नॉलेज बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पेरेंट्स ही मानेंगे। ठीक, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच पेरेंट, तो वो क्या करता है? वो उस माइनर पर्सन को किडनैप करता है। क्या करता है वो उस माइनर पर्सन को किडनैप करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस प्रिंसिपल को इन फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक, ठीक है, और जब हम इस प्रिंसिपल को इन फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे तो हमारा एक कंक्लूजन आएगा, और वो कंक्लूजन हमें इस ऑप्शन में से सबसे बेस्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो हमें देखना है और वही हमारा आंसर होगा। गेटिंग इट? चलिए, तो ये हमारा प्रिंसिपल रहा और ये हमारे रहे उसके फैक्ट्स। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया क्या कह रहा है। ठीक, अब देखते हैं हम फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। तो अ फीमेल, ठीक है, अ फीमेल बोर्न ऑन 1 जनवरी 1995। ठीक, एक फीमेल कितनी तारीख को पैदा हुई? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। ठीक, गॉट एडमिटेड टू एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑन जुलाई 2012। भाई वो एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिट होती है कितनी तारीख को? 1 जुलाई 2012 को। ठीक, चलिए, शी बिकम फ्रेंडली विद वन ऑफ द बॉयज, और उसकी दोस्ती हो जाती है एक लड़के से, बोर्न ऑन 1 जून 1994 ऑफ हर क्लास। ठीक है, उसकी भैया वो कितनी तारीख को पैदा हुआ था? वो हुआ था 1 जून 1994 को। ठीक है, और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, बॉय एंड द गर्ल डिसाइडेड टू मैरी। ठीक है, लड़के और लड़की ने क्या किया? शादी करने का फैसला किया। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय एग्रीड बट द फैमिली ऑफ गर्ल डिड नॉट एग्री। भैया लड़के वाले मान गए पर लड़की वाले नहीं माने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑन 15 दिसंबर 2012, 15 दिसंबर 2012 को लड़की ने
अपने ब्लैकबेरी के मोबाइल से उस लड़के को कॉल किया। 15 दिसंबर 2012 को लड़की ने क्या किया, अपने ब्लैकबेरी के मोबाइल से उस लड़के को कॉल किया। ठीक है। द गर्ल टोल्ड द बॉय टू कम इन हिज कार एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, और कहा कि अपनी कार में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे तुम आ जाना। ठीक। द बॉय रीच द स्टिपुलेटेड प्लेस बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। बॉय ने क्या किया, वो तय की हुई जगह पे तय किए हुए समय से पहले पहुंच गया। ठीक। मान लीजिए उसने बोला होगा कि पहाड़ी वाले शिव जी के मंदिर के पीछे तुम 3 बजे आ जाना, तो वो पहाड़ी वाले शिव जी के मंदिर के पीछे 2:30 बजे ही पहुंच गया, आधे घंटे पहले ही पहुंच गया और खड़ा हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करने लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। ही वेटेड देयर फॉर अबाउट हाफ एन आवर। अरे बहुत बढ़िया, उसने आधे घंटे वहां इंतजार भी किया। ठीक। द गर्ल रीच द स्टिपुलेटेड प्लेस। गर्ल भी पहाड़ी वाले शिव जी के मंदिर पे पहुंच गई। अब शी ओपन द डोर ऑफ द कार एंड सेट बिसाइड द बॉय हु वाज ऑन द ड्राइविंग सीट। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला। ठीक है, लड़के की कार का दरवाजा खोला और वो बैठ गई और लड़का जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। ठीक। विदाउट एक्सचेंजिंग एनी प्लीजेंट्रीज द बॉय ड्रोव टू द कार टू एन अननोन प्लेस। भाई उन्होंने हाय हेलो किए बिना भी क्या किया, लड़के ने तो गाड़ी चालू करी और एक अननोन जगह पे उस गाड़ी को ले गया। The father of the girl lodged an FIR in the nearest police station on 20th January 2013. लड़की के पिताजी ने क्या किया, 20 जनवरी 2013 को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक FIR लॉन्च कर दी। अब हमें ये देखना है कि ये भाई साहब किडनैपिंग के लिए लायबल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 1 जनवरी 1995 को कौन पैदा हुए थे, हमारी जो मैडम साहिबा हैं, इनका जन्म हुआ था। तो 1 जनवरी 1995 को इनका बर्थडे है। ठीक। तो 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक। कितने साल हो गए, 16 साल हो गए। और 2012 में इन्होंने एडमिशन लिया था, तो ये हो गई थी 17 सालों की। ठीक। 17 सालों की हो गई थी। देखिए है ना, मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए 95 में ये पैदा हुई। ठीक है, 95 में ये पैदा हुई। ठीक। 96 में 1 साल की हो गई, 97 में 2। ठीक है, 96, 97, 98, 99, 2000। ठीक। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12। 1 जनवरी 2012 को ये कितने साल की हो गई, ये 17 साल की हो गई। ठीक। अब जब इन्होंने जुलाई 2012 में इन्होंने एडमिशन लिया, तो ये जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये कितने 17 साल और 7 महीनों की थी। कितने सालों की थी, 17 साल और 7 महीनों की ये थी। ठीक। तो क्या हुआ, ये जो भाई साहब थे, है ना, ये जो मैडम थी, ये अभी हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से माइनर थी। क्यों, क्योंकि ये 18 साल की नहीं हुई थी। ठीक है। हमारे जो भाई साहब थे ये 1 जून 1994 को हुए थे। ठीक। तो ये तो जुलाई में 18 साल से ऊपर के हो गए थे। चलिए उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे को देखना है कि लड़की की किडनैपिंग हुई या नहीं हुई। ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक। तो अब क्या हुआ कि ठीक है, out of the keeping of parent of such minor person without the consent of such parent is said to kidnap such minor person। ठीक। तो क्या हुआ, देखिए ये 17 साल से कम की लड़की थी और
ये उस इंसान, ये जो लड़का था उसे लेकर के गया। ठीक, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा कि हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर कोई इंसान, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी लड़की जो कि 16 साल से कम एज की है उसे कहीं लेकर के चला जाता है पेरेंट्स की कस्टडी के बाहर बिना पेरेंट्स की कंसेंट के, लेकिन क्या यहां पे ऐसा हुआ? आप बताइए, क्या यहां पे ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि ये जो बहन जी हैं इन्होंने खुद ने कॉल किया, बोले इतने टाइम पे इतनी जगह पे आना, ये गई कार में बैठ गई, उसने कुछ बोला भी नहीं, उसने कार चलाई ले गया। तो ये किडनैप अपने आप हो गई है, उसने तो किया नहीं है जहां तक मुझे लगता है। ठीक, तो हमारे चार ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि द बॉय हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, द बॉय हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, द बॉय हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फॉर देयर इज अ डिले इन फाइलिंग द एफआईआर, द बॉय हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग बिकॉज द गर्ल वाज हिज क्लासमेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी बोल रहा है आपका कि यहाँ पे किडनैपिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो गर्ल उसकी क्लासमेट थी। तो देखिए ना, ये आपके प्रिंसिपल में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि क्लासमेट को आप किडनैप कर सकते हैं, ना ऐसा कोई दूसरा प्रिंसिपल है, तो ये तो आपका क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन डी। सी बोल रहा है कि द बॉय हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फॉर देयर इज अ डिले इन फाइलिंग द एफआईआर, जी नहीं। ठीक है, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो डिले के बारे में नहीं है। वो किस बारे में नहीं है? वो डिले के बारे में नहीं है। तो वो किस बारे में है फिर? वो इस बारे में है कि भैया इस लड़की की किडनैपिंग हुई कि नहीं हुई। ठीक, चलिए, तो देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई लड़का किसी भी, लड़का नहीं, कोई भी पर्सन किसी भी 18 साल से कम की लड़की या 16 साल से कम के लड़के को पेरेंटल कस्टडी से बाहर ले जाता है तो उसे कहते हैं कि उसने उसे किडनैप किया। लेकिन यहाँ पे वो उसे पेरेंटल कस्टडी से बाहर लेकर के नहीं गया है, उसने खुद ने फोन करके बुला करके वो उसके साथ बैठ करके चली गई है। ठीक, तो यहाँ पे किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर यही केस होता कि जो लड़का है, ठीक है, क्या होता अगर आपके फैक्ट में लिखा होता कि बॉय कॉल्ड दी गर्ल, ठीक, द बॉय कॉल्ड दी गर्ल, और उसने कहा कि 3 बजे पहाड़ी वाले शिव जी के मंदिर के पीछे आ जाना। ठीक, तब किडनैपिंग हो जाती। लेकिन यहां पे क्या हुआ है? यहां पे उस लड़की ने फोन करके बुलाया है, वो लड़का उसे पेरेंटल कस्टडी से लेकर के नहीं गया है, लड़की खुद अपनी पेरेंटल कस्टडी से भागी है। ठीक, तो यहाँ पे किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished। तो देखिए अगर किसी भी इंसान को कार्नल इंटरकोर्स करते पकड़ा गया, किसके साथ? या तो किसी मैन के साथ, या फिर किसी वुमेन के साथ, या फिर किसी भी एनिमल के साथ। ठीक है, इन तीनों के साथ अगर किसी को भी कार्नल इंटरकोर्स करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, तो वो पनिश किया जाएगा। ठीक है, कार्नल इंटरकोर्स बेसिकली अगेंस्ट द नेचर, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ठीक, चलिए फैक्ट कह रहे हैं कि 2 एडल्ट मेन वर फाउंड एंगेज्ड इन कार्नल इंटरकोर्स बाय द पुलिस। 2 एडल्ट मेन, 2 एडल्ट लड़कों को, 2 एडल्ट आदमियों को पुलिस ने कार्नल इंटरकोर्स करते हुए पकड़ लिया। ठीक, द पुलिस अरेस्टेड द मेन एंड प्रोड्यूस्ड देम बिफोर द कोर्ट। क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। ठीक, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, हमने अपने प्रिंसिपल को क्या किया? फैक्ट पे अप्लाई किया। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि कोर्ट विल पनिश द पुलिस ऑफिसर हु अरेस्टेड द मैन,
कोर्ट विल नॉट पनिश द मैन फॉर देवर एडल्ट्स, कोर्ट विल पनिश द मैन, कोर्ट में बी रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए प्रिंसिपल क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई कार्नल इंटरकोर्स करते हुए किसी को भी पकड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसे पनिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल कह रहा है। तो क्योंकि वो लोग एडल्ट थे तो उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है प्रिंसिपल में, ये आपका एलिमिनेट। कोर्ट विल पनिश द पुलिस ऑफिसर हु अरेस्टेड द मैन, भाई पुलिस ऑफिसर को क्यों अरेस्ट किया जाएगा, उसकी तो ड्यूटी है कि अगर कोई लॉ को वायलेट कर रहा है, लॉ का वायलेशन अगर कहीं पे भी हो रहा है तो वो उन्हें क्या करेगा, वो उन्हें अरेस्ट करेगा और प्रेजेंट करेगा, कहाँ पे, प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। ठीक, गेटिंग इट। चलिए तो ये तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। ठीक, तो यहाँ पे आप पुलिस ऑफिसर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। किसे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, आप पुलिस ऑफिसर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है कि कोर्ट विल पनिश द मैन और कोर्ट में बी रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट मे बी रिक्वेस्टेड, बट ये हमारे प्रिंसिपल में कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है और ना ही ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा एक ही ऑप्शन जो हमारे प्रिंसिपल के साथ जा रहा है और जो हमारा सही आंसर है, जो कंक्लूजन हम इस प्रिंसिपल को इन फैक्ट्स पे अप्लाई करने के बाद निकाल पा रहे हैं, वो यही है कि उन दोनों आदमियों को कोर्ट क्या करेगा, उन दोनों आदमियों को कोर्ट पनिश करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है